नमस्ते। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है इतिहास, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद के आधार पर क्या शब्दों के भेद तो इस आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। इस आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द और नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द। तो देखो, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें 4 तरह के शब्द हैं। पहले शब्द हैं वो कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। दूसरे कैसे हैं? तद्भव हैं, देशज और विदेशी। तो जो ये हिंदी भाषा है इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, वैसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो अपभ्रंश काल 7वीं सदी के बाद उसे हम पुरानी हिंदी कह देते हैं, ठीक है। और वैसे 10वीं शताब्दी से हिंदी भाषा है वो अपने कार्य क्षेत्र में हिंदी भाषा की शुरुआत मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। तो उससे पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत का विकृत रूप होकर और हमारी हिंदी भाषा बनी है। उस हिंदी भाषा के अंदर कितने तरह के शब्द हो गए? 4 तरह के शब्द हो गए। एक तो कैसे शब्द हो गए? तत्सम शब्द। ये वो शब्द हैं, तत्सम जो शब्द हैं ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव, यानी ये जो शब्द हैं ये हैं तो संस्कृत के ही, लेकिन इनके उच्चारण में थोड़ा क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया। यानी संस्कृत में इनका उच्चारण कुछ था, हिंदी में थोड़ा इनके परिवर्तन में क्या हो गया है? उच्चारण में क्या हो गया है? परिवर्तन। अतः इनकी उत्पत्ति तो तत्सम से ही हुई है, लेकिन तत्सम जो शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको बोलने में कठिनाई होती है। जैसे कर्तव्य बोलते हैं तो थोड़ा सा हमें आद्य अक्षर और मात्राओं का ध्यान दें तो हम सीधे कर्तव्य बोल देते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनमें हमने थोड़ा क्या कर लिया? बताओ, परिवर्तन कर लिया। उच्चारण की दृष्टि से इनमें क्या हो गया? बताओ, विकार उत्पन्न हो गया। तो ये शब्द क्या कहलाए? तद्भव। अब देखो, हम हिंदी की शुरुआत यहां से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये देशज और विदेशी का मतलब क्या है ये समझना है। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि हमारे हिंदी के अंदर मोस्टली ये दोनों शब्द तो संस्कृत के ही हो गए, तत्सम भी और तद्भव भी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बाद में आई हैं, यानी संस्कृत के समय में नहीं थी। जैसे हम रेल की बात करें तो ये संस्कृत के जमाने में नहीं थी। संस्कृत का समय तो क्या है? ईसवी से भी क्या है, अगर अपन बात करें तो वैदिक युग और लौकिक संस्कृत की बात करें तो ईसा पूर्व 500 साल पहले, ठीक है, कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी, जिसे हम लौकिक संस्कृत करते। वैदिक तो उससे पहले थी, तो उस समय रेल नहीं थी। अब ये रेल बनी तो इसका हमें नाम चाहिए। तो रेल का आविष्कार कहां हुआ? विदेश में हुआ। तो उन्होंने नाम रख दिया, इसको हमने जो की तो ग्रहण कर लिया। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द। एक चीज याद रखनी है, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई इस रेल को हिंदी में लोहपथगामिनी कहते हैं। तो देखो, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई शब्द नहीं है, ये तो अर्थ की दृष्टि से वैसे ही शब्द हमने बना लिए। ऐसे कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, यानी हिंदी भाषा के अंदर ऐसे कोई शब्द नहीं है। ये तो क्या होता है कि वर्तमान में संस्कृत में यदि कोई लेख लिख रहा है तो उसे जरूरत पड़ेगी,
ऐसे शब्दों की, तो वो प्रयोग करता है। बाकी हिंदी में क्या है बताओ, ये रेल ही रहेगी, इसे अपन रेल ही कहेंगे। ये भले ही विदेशी शब्द हो, लेकिन हिंदी भाषा ने इसको इसी रूप में ग्रहण क्या कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यानी मैंने क्या कहा था कि भाई ये आपको याद रखना है कि हमारे यहां वो शब्द जो संस्कृत में तो थे ही नहीं, क्योंकि उस समय इन शब्दों का जन्म ही नहीं हुआ था, तब संस्कृत थी। तो अब इनके नाम हम संस्कृत में ढूंढेंगे तो कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत तो बहुत प्राचीन भाषा है, उस जमाने में इनका कोई वहां नाम नहीं था। अब हमें यह देखना है कि ये जो दो तरह के शब्द हैं, देशज और विदेशी, तो जिन वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में हुआ तो नाम भी यहीं से रख दिया, तो वो नाम तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, देशज। लेकिन ऐसी वस्तु जिनका निर्माण कहां हुआ बताओ, विदेशों में हुआ, तो जो भी निर्माण करता है वही उसका क्या है बताओ, नाम रख देता है। जैसे रेल है, बस है, कार है, कैमरा है, ये शब्द सारे हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, विदेशी, क्योंकि इनका आविष्कार कहां हुआ था, विदेश में। अब हम क्या थे, अब हम कह रहे हैं कि ईसा के बाद जहां से हिंदी की शुरुआत हम मानते हैं, उसी समय कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां शिक्षा के केंद्र अच्छे नहीं रहे, मुगल विदेशी आक्रमणकारियों ने यहां अधिकार कर लिया, तो अब यहां का जो आम जनजीवन था वो केवल क्या है बताओ, कृषि पर आधारित था। तो कृषि के जो उपकरण है, जैसे खुरपा है, परात है, फावड़ा है, ये ऐसे शब्द ऐसे हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे भाई, देशज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देशज। ठीक है, तो हिंदी के अंदर चार तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए वो विदेशी हो गए, जिनका निर्माण हमने क्षेत्रीय स्तर पर किया है, आंचलिक स्तर पर किया है, वो शब्द हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, देशज। और तद्भव शब्द तो किसके हैं, संस्कृत के ही हैं, बस थोड़ा सा उनका क्या है बताओ, उच्चारण में परिवर्तन कर दिया, तो हमारे लिए क्या कहलाए, तद्भव। और जो की तो संस्कृत से हिंदी में आ गए, वो हमारे लिए क्या कहलाए थे, तत्सम। ठीक है, तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, क्या बताओ, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् प्लस क्या, सम के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात संस्कृत के समान। अतः जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संस्कृत से जो की त्यों कहां बताओ, हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अब देखो, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा किस तरह से, आपको चार विकल्प देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है या नहीं है। ठीक है, या निम्नलिखित, अब मान लो तत्सम नहीं है तो फिर वो तद्भव होगा या विदेशी होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको शब्दों का पता होना चाहिए कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो इनके लिए सामान्य सी प्रक्रिया ये होती है कि हम तत्सम तद्भव को याद करते हैं। ऐसे याद करते हैं कि जैसे हल्दी, अब ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, हरिद्रा। लोमड़ी का क्या होता है, लोमसा। नींबू का क्या होता है, निम्बुक। ऐसे पढ़ते हैं। मक्खी का क्या होता है, मक्षिका। मच्छर का क्या होता है, मशक। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्दों को क्या करते हैं भाई, याद करते हैं।
लेकिन आपको जो दिक्कत या परेशानी आएगी वो ये आएगी, उसमें आपको एक बात याद रखनी है। वो बात यह है कि हर तद्भव शब्द का कोई ना कोई तत्सम होता है, यानी कोई भी तद्भव शब्द है तो उसका क्या होगा, तत्सम होगा। लेकिन हर तत्सम का तद्भव हो यह कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि तत्सम शब्दों को तो जो कि तो ग्रहण कर लिया ना, तो कुछ के तो तद्भव हैं और कुछ के क्या बताओ नहीं है। तो जिन तत्समों के तद्भव नहीं है, जब वो पर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो फिर, क्योंकि मैंने कहा याद करने वाले जिनके तत्समों के तद्भव हैं वो तो हम याद कर ही लेंगे, वो तो पूरी लिस्ट किताब व्याकरण की किताबों में होती है, वहां हम पढ़ते हैं और याद भी वो हमें हो जाते हैं। नहीं है तो याद कर लेंगे, उनकी मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, ये याद करने। लेकिन परेशानी कहां है, परेशानी वहां है कि जिन तत्समों के तद्भव नहीं होते वो आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे और वो तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि हर तत्सम का तद्भव हो यह कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ 2 4 5 नियम बताऊंगा। यदि उन नियमों को आप ध्यान से पढ़ लोगे तो तत्सम तद्भव, क्या हर टॉपिक की यही विशेषता है, अगर आपने ढंग से क्लास पढ़ी तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और एक चीज मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि ये शॉर्टकट जो चलाते हैं ना, फार्मूले ट्रिक्स दे दी, ये कर दी वो कर दी, इनका अब कोई महत्व नहीं रहा। कई मैराथन क्लासेस चलाते हैं, 5 6 टॉपिक एक दिन में करा देंगे, कोई प्रश्न परीक्षा में आने वाला नहीं है। हर टॉपिक को आपको गहनता के साथ विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा की प्रणाली में बहुत परिवर्तन हो गया है। एक प्रश्न में आपसे 10-10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए अब उनका कोई महत्व नहीं है। तो आपको क्या हेडिंग डालनी है, तत्सम तद्भव की पहचान के कुछ नियम। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के पहचान के कुछ नियम, कि कुछ नियम हैं, इन नियमों को यदि आप समझोगे तो आपको तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान करने में परेशानी नहीं आएगी। और इसमें लिखो नियम नंबर क्या, 1। हां, यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, तो वह तद्भव शब्द होगा। यानी किसी भी शब्द के ऊपर चांद बिंदु लगा हुआ है तो वह शब्द कैसा होगा, तद्भव। और यदि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो वह शब्द तत्सम होगा। तो वह शब्द क्या होगा, तत्सम। मैंने 2 बातें लिखाई हैं। यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वह शब्द कैसा होगा, तद्भव। और यदि किसी भी शब्द में यदि पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार। देखो अनुस्वार अपनी जगह भी होता है और पंचम वर्ण की जगह भी होता है। अगर मैं ये लिखूं कि संसार, तो यानी ये जो अनुस्वार लगा हुआ है ये अपनी जगह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रे लेवे ऐसे है का कोई पंचम वर्ण नहीं होता। लेकिन मैं यहां ऐसे लिख दूं संधि, तो अब ये याद रख लेना ये किसके साथ लगा हुआ है, यानी तैथे दैधे का पंचम वर्ण क्या होता है, ने। यानी इस संधि को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, संधि। इसका मतलब यह है कि यहां जो ये ने पंचम वर्ण है इसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का। और यहां पर क्या है बताओ, मैंने क्या कहा, संसार को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि स का पंचम वर्ण ने नहीं होता है। तो यहां तो लगा है अनुस्वार अपनी जगह, और यहां अनुस्वार किसकी जगह लगा है, पंचम वर्ण की जगह।
किसकी जगह? पंचम वर्ण की जगह। तो समझ गए पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार कैसे लगता है। हाँ, और अपनी जगह कहां लगता है? ये लेवे से के साथ लगाए तो अपनी जगह लगाए, ठीक है। और कैसे लेकर क्या है बताओ? मैं तक किसी भी वर्ण, कैसे लेकर मैं तक के वर्णों के साथ लगता है तो वो क्या लगता है? अपनी जगह लगता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। नियम तो लिख लिया कि यदि किसी शब्द में किसका प्रयोग हो जाए? चंद्र बिंदु का, तो वह शब्द क्या होगा? तद्भव। तो यहां लिखेंगे हम तद्भव। एग्जाम्पल लिखा आंख, अंगरखा, अंधेरा, सांझ, सॉरी सांझ, पांच और आंख। ये बताओ क्या लग रहा है इनके ऊपर? सबके ऊपर चंद्र बिंदु। क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। तो ये क्या है बताओ? तद्भव। तो चलो इनके तत्सम भी पढ़ लेते हैं, कुछ तो याद होंगे ही होंगे। आंख का तत्सम होता है अंक, अंगरका का होता है अंगरक्षक। क्या होता है? अंगरक्षक। अंधेरे का क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार। ये इनके तत्सम रूप हैं। सांझ का क्या हो जाएगा? संध्या। क्या? संध्या। पांच क्या हो जाएगा? पंच। और आंख का क्या हो जाए? अक्ष नहीं, अक्षी, अक्षी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि जिसके ऊपर चांद बिंदु, ये रटना है आपको, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाए वह शब्द क्या होगा? तद्भव। और जिसके ऊपर क्या लग जाए बताओ? हाँ, अनुस्वार लगाओ वह शब्द क्या होगा? तत्सम। तो आंख का क्या हो गया? अंक, अंगर का क्या होगा? अंगरक्षक, अंधेरा क्या हो गया? अंधकार, सांझ क्या हो गया? संध्या, पांच क्या हो गया? पंच। अरे तो और भी तो नियम है, ये जरूरी थोड़ी है कि सबके ऊपर क्या है? अनुस्वार का ही प्रयोग हो। तो याद क्या रखना है? हमको केवल ये सीखना है, और ये तो आपको वैसे याद रखना है, ये सीखना है कि यदि किसी भी शब्द के ऊपर क्या लगा हो? बिल्कुल चंद्र बिंदु लगा है तो वह शब्द क्या होगा? तद्भव। और जिसके ऊपर क्या बताओ? पंचम वर्ण की जगह क्या लगा? अनुस्वार। अब बताओ ये कै का जो पंचम वर्ण है उसके स्थान पर लगा है, ये भी कै के, ये न के स्थान पर लगा है, ये भी न के स्थान पर लगा है, ये पै के पंचम वर्ण, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पंचय, ऐसे। लेकिन मैंने कहा इनको नहीं, इसी को शुद्ध माना जाता है। तो बताओ पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार लगेगा तो वह शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम। ये नियम आपको याद रखना। चलो ठीक है, अब लिखो नियम नंबर 2। नियम नंबर क्या? 2 लिखो। यदि किसी शब्द में क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, और लिखो तो ये भी लिख लो दे, जैसे संयुक्त व्यंजनों वैसे क्षेत्र ज्ञ और श्रय चार ही माने जाते हैं, ये दे नहीं माना जाता है। लेकिन तत्सम तद्भव में लिख लेंगे तो पहचान में हमें आसानी होगी, है ना। क्या लिखा? यदि किसी शब्द में क्षेत्र ज्ञ, श्रय, दे जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है तो वह शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। तो वह शब्द क्या होगा? तत्सम होता है, याद रखना। बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग सदैव ही किसमें होता है बताओ? तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे, तो यहां तद्भव का तो कोई रोल ही नहीं, ये तो तत्सम की बता रहा है कि क्षय, त्रय, ज्ञ, क्या? क्षय, त्रय, ज्ञ, और क्या बताओ? श्रय जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हमेशा किसमें होता है भाई? तत्सम शब्दों में होता है। तो लिखो भाई एग्जाम्पल जैसे तत्सम के।
तत्सम। अश्रु, अक्षत, नक्षत्र, अज्ञान, यद्यपि, और श्रृंगार, और एक क्षेत्र और लिख लो। वैसे बहुत सारे शब्द हैं। अब बताओ ये शब्द कैसे हैं? तत्सम। अब मैंने कहा भाई तत्सम लिख लिए तो हाथ के हाथ इनके क्या है भाई, तद्भव भी लिख लें, कुछ तो याद हो ही जाएंगे, बचेंगे उनके और पढ़ लेंगे। ठीक है। अब बताओ इसमें श्रेय आ गया, इसमें छह आ गया, इसमें छह आ गया, इसमें त्रय आ गया, इसमें गे आ गया, इसमें दे आ गया, इसमें श्री आ गया। तो इसमें क्या रहे भाई? संयुक्त व्यंजन। क्या रहे? ये संयुक्त व्यंजन। तो जिनमें ऐसे संयुक्त व्यंजन यानी कोई भी संयुक्त व्यंजन यदि किसी शब्द में लगा है तो समझ लेना वह शब्द कैसे होगा? तत्सम। क्या होगा? तत्सम। तो लिखो भाई, अश्रु का क्या होता है भाई? आंसू। अश्रु क्या होता है? आंसू। ये क्या है बताओ? अक्षत। ये ऐसे लिखेंगे अक्षत। ये नक्षत्र है तो इसका होता है नखत। ये अज्ञान है तो इसका क्या हो जाएगा? अजान। ये यद्यपि है तो इसका क्या हो जाएगा भाई? यद्यपि। ये श्रृंगार है तो इसका क्या हो जाएगा? सिंगार। और इस क्षेत्र का क्या हो जाएगा भाई? खेत। क्षेत्र क्या हो जाएगा? खेत। हाँ वो बता देंगे ना। अब आपको, हाँ इसमें भी आ रहा है लेकिन इसकी एक और पहचान बताएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अब आपको तो ये ध्यान रखना है कि यहां तो कैसे शब्द आ रहे हैं भाई? संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं, और संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग जिस शब्द में होता है वह शब्द क्या होता है? तत्सम। और इसमें एक बात और है कि मोस्टली क्या होता है? छह का तो परिवर्तन तद्भव बनाते समय करते हैं ख में। ठीक है, मतलब मोस्टली है ना, हर सभी का जरूर नहीं है, लेकिन जब भी कोई शब्द तत्समय यदि उसमें छह आ रहा है तो उसका तद्भव बनाते समय छह का क्या हो जाता है? ख हो जाता है। ठीक है, जैसे अक्षतय तो यहां नहीं हुआ, यहां चय छे हो गया, लेकिन इसमें नक्षत्र में देखो छह का ख हो गया और त्रय का तय हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या है बताओ? अज्ञान है तो गे का परिवर्तन किस में होता है? जय में होता है, तो क्या हो गया? ये अजान। ये यद्यपि है, यद्यपि इसमें भी आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है, अगला नियम बताऊंगा कि जिसमें ये आता है ना, ये वह तो होता है तत्सम, और ये का यदि जय कर देते तो क्या बन जाता है? तद्भव। ये श्रृंगार का सिंगार हो गया। अब ये देखो क्षेत्र में छह आ गया तो छह का क्या बताया था मैंने? ख। और त्रय का क्या बताया था? तय। अब ऐसे ही मैं आपसे कहूं छार, तो छह का क्या बनाओगे आप? ख, तो क्या हो जाएगा? खार। मैं कहूंगा क्षीर तो क्या बनाओगे आप? खीर। यानी छह का क्या होता है? ख, और त्रय का क्या होता है? तय, और गे का क्या होता है? जय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये तत्सम हो गए। क्या याद रखना है इस नियम में कि छह त्रय गे श्रय जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हमेशा किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब यद्यपि यद्यपि वाड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, नियम नंबर क्या? 3। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में ये वर्ण आए, ये वर्ण आए तो वह तत्सम शब्द होता है। क्या शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव बनाते समय, तद्भव बनाना है इसका तद्भव बनाते समय यह का जय हो जाता है, यानी यह का परिवर्तन आपको किसमें करना है? जय में। ठीक है, अब याद करो क्या लिखा हुआ था वहां तत्सम में? यद्यपि। क्या लिखा हुआ था? यद्यपि।
तो अब इसका तद्भव बनाओगे तो क्या बना दोगे बताओ? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? यद्यपि। तो समझ गए ना, ऐसे नहीं कि एक ही नियम हो साहब, दे मिल गो साहब आपने कही नहीं, यहां जय भी तो आ गया ना। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि नियम एक ही काम नहीं करेगा, कई बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। अब मैं कहूंगा यश, तो बताओ यश का क्या बनाओगे आप? जस। मैं कहूंगा यशोदा, तो आप क्या बनाओगे? जसोदा। मैं कहूंगा यमुना, तो आप क्या बनाओगे? जमुना। क्या बनाओगे? जमुना। तो समझ गए ना कि ये से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं वो तो कैसे होते हैं? तत्सम। और यदि ये का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं? जय में, तो शब्द क्या बन जाते हैं? तद्भव। ऐसे मैं कहूंगा योगी, क्या? योगी, तो योगी का क्या हो जाएगा? जोगी। क्या हो जाएगा? जोगी। ऐसे में कहूंगा यजमान, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? जजमान। तो ये का क्या हो गया? जय। तो जिसके प्रारंभ में ये आता है वह शब्द तो क्या होता है? तत्सम। इसका तद्भव बनाते समय ये का क्या हो जाता है? जय। ठीक है, चलो। तो नियम नंबर है हमारा 4, ताल्यवशय का प्रयोग। ये ताल्यवशय का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। कौन शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। जबकि दंतेशय का प्रयोग, ये दंतेशय है, का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। यानी अगर किसी में ताल्यवशय लगा हुआ है तो वह शब्द क्या होगा? तत्सम। और यदि उसमें हमने क्या बताओ? दंते से लगा दिया तो वह शब्द कैसा हो जाएगा बताओ? तद्भव। जैसे बताओ यश, अभी बनाया था मैंने क्या? जस। तो आगे ना बात, ये तो कैसा है बताओ? तत्सम है। और ये शब्द कैसा हो जाएगा बताओ? तद्भव। ऐसे ही मैं कहूंगा 10, और इधर लिख दिया मैंने 10, देखो कितना सा अंतर है। तो ये क्या हो गया बताओ? तद्भव हो गया। ठीक है। मैं कहूंगा एकादशी, और इधर लिख दिया इस प्रकार एकादशी, तो ये ध्यान। ठीक है। एक बार एक शब्द आया था परीक्षा में, मैं बताता हूं आपको कि शम, ये शब्द क्या है? ठीक है, तो याद रखना कि ये जो सम शब्द पूछा था, अब ये सम आप किस में रखोगे? इसको तत्सम में। किस में रखोगे? अब इसका तद्भव ये सम नहीं होगा, क्योंकि ये सम तो समान होता है, इस सम्मान क्या होती है? शांति होती है। तो ये जोड़ा बनाना नहीं है, मैंने जिनका बन रहा है, लेकिन सब में ये रूल नहीं लगे। आपको केवल ये याद रखना है, अगर ताल्यव से किसी शब्द में लगा हुआ है तो वह शब्द तत्सम होगा। क्योंकि नियम ये नहीं कि आप हर नियम से किसी को, जिसमें नियम है बदलने का वहां हो जाता है, नहीं है। तो अभी केवल आपको पहचान बता रहा हूं मैं, और आपको ये याद रखना है कि जिसमें ताल्यव से का प्रयोग आता है, यानी ये वह परीक्षा है जो मैंने स्वयं ने दी थी। ठीक है। और ऐसे दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है बताओ? तत्सम है। तो साधारण सब लिखे। अब मेरे ऑप्शन तो याद नहीं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन में क्या था? ये सम था। तो मैंने कहा इसमें कौन से आया है? ताल्यव से आया है। तो ये शब्द कैसा हो जाएगा भाई? तत्सम। कैसा हो जाएगा? तत्सम। चलो अगला नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 5 है, 6 वो तो कोई बात नहीं। यदि किसी शब्द में री स्वर प्रयुक्त हो, कौन सा स्वर? री स्वर प्रयुक्त हो, तो वह शब्द तत्सम ही होगा।
क्योंकि हिंदी में लगभग रे ध्वनि या री स्वर समाप्त हो चुका है। वन ही लगभग हुआ है ना, रे ध्वनि लगभग समाप्त हो चुकी है, या री स्वर लगभग क्या है बताओ, समाप्त हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो री किसी में भी मिल जाए, जैसे गृह, ग्रत, कृष्ण, कृत, ऐसे, यानी क्या लगा हुआ है इनमें, री स्वर। क्या लगा हुआ है, री स्वर। कृषक भी लिख लो, कोई नहीं, क्या, कृषक। तो आपको केवल, हाँ ऋतु भी लिख लो, कोई नहीं, ऋतु। आपको केवल क्या याद रखना है कि री स्वर जहां भी लगा हो, कौन सा स्वर, री स्वर जहां पर भी लगा हो वह शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम। तो लिखो ये शब्द कैसे हैं, तत्सम है, क्योंकि इनमें किसका प्रयोग हो रहा है, री का। चलो तो अब आते हाथ इनका तद्भव भी पढ़ ले। तो गृह का क्या होता है भाई, घर। घृत का क्या होता है, घी। कृष्ण का क्या हो जाएगा, किशन, है ना, कृष्ण को ही क्या कह देंगे, किशन। कृत का क्या हो जाएगा, किया। हाँ काना भी कर सकते हो, लेकिन कृष्ण का किशन सही बनेगा, ठीक है। कृषक का क्या हो जाएगा, किसान। और ऋतु को ऐसे लिख दो, ऋतु, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। तो बिल्कुल याद रखना है क्या, कि किसी भी शब्द में अगर री स्वर लगा हुआ है तो वह शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम, ठीक है। चलो अगला नियम लिखते हैं। ये इधर ब्लैक वो कैसे आ जाता है, नियम नंबर जो भी है 7, ठीक है। लिखो, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में वह वर्ण आए, कौन सा, वह वर्ण आए, तो वह तत्सम शब्द होता है। कौन सा होता है, तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव बनाते समय, इसका तद्भव क्या बनाते समय वह का वह हो जाता है, यानी वह का परिवर्तन आपको किस में करना है, वह में करना है। तो जिसके शुरुआत में क्या है बताओ, वह। तो लिखो भाई, वनवास, वाटिका, वधु, इस तरह से लिखोगे आप। एग्जाम्पल क्या लिखा, वनवास, वाटिका, वधु, वंदना, वसंत, वसंत। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अब ये कैसे शब्द होंगे भाई, ये होंगे तत्सम। अब लो तो इतना पढ़ लिया तो इनका तद्भव भी बना लो भाई। तो इस वनवास का क्या हो जाएगा, वनवास, क्योंकि वह का क्या बनाना है, वह। वाटिका क्या हो जाएगा, वाटिका। वधु का क्या हो जाएगा, वधु या बहू। वंदना का क्या हो जाएगा, वंदना। और वसंत का क्या हो जाएगा, बसंत। यानी बसंत नहीं होते ऋतु, क्या होती है, वसंत, है ना। तो वह का वह होते ही वो कैसा हो जाता है, तद्भव, ठीक है। चलो अगला नियम,
नियम नंबर क्या 8, यदि रैवर्ण किसी शब्द के ऊपर या नीचे लगा होता है तो वह शब्द तत्सम होता है। तो वह शब्द क्या होता है? तत्सम। क्या है इसमें कि यदि रैवर्ण किसी शब्द के कहां बताओ ऊपर या कहां लगा हो? नीचे, तो वह शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। तो देखो इसमें कर्म, नर्म, गर्म, ठीक है, आम्र, चंद्र, चक्रवाक, तो देखो ऊपर के जो 3, अच्छा वो भी आ जाए, एक ही लिख लो, देखो दोनों हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा उदाहरण बताया आपने। आम्र चूर्ण, ये लो साहब, यानी रे नीचे भी आ गया, रे कहां गया? ऊपर भी आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ऊपर का मतलब तो आधार है, जिसे अपन क्या कह देते हैं? रेप। क्या कह देते हैं? रेप। और नीचे जो ये रे, ये तो पूरा ही है, एक रे बीच में अलग होता है। यहां बात हो रही है ऊपर और नीचे वाले की। तो बताओ अब ये शब्द कैसे होंगे सारे? ये तो तत्सम होंगे। कैसे होंगे? तत्सम। तो चलो इनके तद्भव भी लिख लेते हैं। क्या? तद्भव। तो इस कर्म का हो जाएगा कर्म। अब देखो इसमें रे अलग स्थिति में, यहां बीच में आ रहा है, हमने तो तत्सम में कौन सकता? या तो बिल्कुल ऊपर हो या फिर कहां हो? नीचे। इस नरम का फिर क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। इस गरम का क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। इस आम्र का क्या हो जाएगा? आम। यानी इसमें रे कहां है? नीचे। इस चंद्र का क्या हो जाएगा भाई? चांद। इस चक्रवाक का क्या हो जाएगा? चकवा। पक्षी होता है ना चकवा, हिंदी साहित्य में बहुत आता है। और इस आम्र चूर्ण का क्या हो जाएगा? आम का तो हो जाएगा अम, और चूर्ण का हो जाएगा चूर। तो क्या हो जाएगा? अमचूर। क्या हो जाएगा? अमचूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमचूर। तो बिल्कुल ये नियम आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें नियम हुए। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट जो भी नियम है 8वां है 9वां है कि हां, मुख्य रूप से आधे अधूरे वर्णों का प्रयोग हमेशा मुख्य रूप से आधे अधूरे वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। यही लिख लो, हमेशा तो नहीं, कुछ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। आधे अधूरे वर्णों का प्रयोग किस में होता है भाई? तत्सम शब्दों में होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आधे अधूरे वर्ण लग रहे हैं तो उसमें फिर क्या है? तत्सम शब्द याद करना है। जैसे स्नेह, स्तन, दंष्ट्रा। नियम याद रखो, मुख्यतः क्या बताओ? आधे अधूरे वर्णों का प्रयोग हमेशा किस में होता है? तत्सम में, है ना। कर्तव्य, कितने ही शब्द लिख लो, कुक्कुर, है ना। यानी जिस पे भी आधे अधूरे वर्ण मिल जाएं तो समझ लेना वह शब्द कैसा होगा? तत्सम।
अब ये इसने है, ये कैसा शब्द है भाई, आधा आ गया, तो ये कैसा शब्द है भाई, तत्सम। तो यहां लिखेंगे हम तत्सम। अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये से गायब हो जाएगा, ये ने हो जाएगा केवल, ये तद्भव है। ठीक है, ऐसे ये स्तन है तो इसका थन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थन, से हटेगा, तय का थे हो जाएगा। ये दंष्ट्रा है तो ये दाढ़ को कहते हैं, डाढ़ कह दो या दाढ़ कह दो, एक ही बात है, तद्भव तो दोनों ही अशुद्ध हैं। इस कर्तव्य का अपना क्या कर देंगे, कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य होता है शब्द, अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, और तैते पांव पसारिए जैते लंबे सौर। तो कहने का मतलब कर्तव्य जो शब्द है वो आधे वर्ण हो रहे हैं, इसलिए कैसा है बताओ, तत्सम, और कर्तव्य क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कोई ऐसा वर्ण आए जिसमें क्या है बताओ, आधे अधूरे वर्ण ज्यादा हो, तो वह शब्द क्या हो जाएगा भाई, क्या, तद्भव। तो ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, ये नियम आपको जब काम में लेने हैं जब आपको ये पता हो, पता ही नहीं इसका तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, आप कुछ नहीं जान रहे, फिर भी आपको प्रश्न करना है, तो इन नियमों की यदि आप सहायता लोगे तो आपका प्रश्न तत्सम तद्भव का क्या हो सकता है, सही। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर शब्द के आपको रूप नहीं है, बाकी याद तो हमें करने ही पड़ेंगे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। मैंने पर ये कहा था ना, याद तो वही तो करोगे ना जिन तद्भव यानी जिन तत्समों के तद्भव होते हैं, लेकिन जिन तत्समों के तद्भव होते नहीं वो तो यहां मैंने भी नहीं लिखा है, तो वहां केवल आपको ये नियम काम में आएंगे। ठीक है, जिनसे आप आसानी से छांट लोगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा क्या है बताओ, तद्भव। तो ये हमारे तत्सम तद्भव की बात हुई, बाकी याद तो हम करते ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द, यानी ये तत्सम तो हो गए, तद्भव भी हो गए, लेकिन तद्भव शब्द क्या है, मैंने क्या कहा, समझ गए होगे आप तद्भव शब्दों के बारे में, कि वे शब्द, ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आते समय उनके रूप में, उनके उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन हो गया था, वो शब्द कैसे कहलाए, तद्भव। उत्पत्ति तो इनकी कहां से हुई है, संस्कृत के शब्दों से ही हुई है, लेकिन इनके रूप में थोड़ा सा क्या गया बताओ, परिवर्तन। ठीक है, बाकी देशज और विदेशी ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो याद करने वाले होंगे ना उनकी आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उनको यहां मैं आपको शब्द लिखा हूं, यहां अर्थ लिखा हूं, उससे कोई फायदा नहीं है ना। तो याद करने वाले शब्दों की आपको अपना टेलीग्राम चैनल है, हिंदी भाई जल सिंह की जगह वो जेएसर है, उस पर आप लोगे तो वहां आपको इसकी तत्सम और तद्भव के जो याद करने वाले हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी